हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का प्रैक्टिस वीडियो लेकर आई हूँ और ये इस टॉपिक का पार्ट 5 है, यानी अभी तक पार्ट 4, 3, 2, 1 चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उन पार्ट्स को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ईज़िली उन पर उस प्लेलिस्ट पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम 10 अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्कालीन साम्यवादी शासन से, ऑप्शन बी फासीवादी शासन से, ऑप्शन सी उत्तर उपनिवेशवादी समाज से और ऑप्शन डी गैर सैद्धांतिक तानाशाही से। आपको ये बताना है कि जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित थी। क्या ये तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी, या फिर फासीवादी शासन से संबंधित थी, या फिर उत्तर उपनिवेशवादी समाज से संबंधित थी, या फिर गैर सैद्धांतिक तानाशाही से संबंधित थी। आपको मैं 2 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते हुए चलिए। जब मैं इसका आंसर दूँ तो आप लोग भी साथ में मुझे कमेंट में अपना आंसर देते हुए चलिएगा और अपना स्कोर जो से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी जन भागीदारी संस्कृति। देखिए, जो जन भागीदारी संस्कृति थी वो तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी और यह जो थी वो मूलतः 19वीं शताब्दी में प्रकाश में आई और जन भागीदारी संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई। यह एक ऐसी संस्कृति की बात करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ उपभोक्ता पर निर्भर नहीं है बल्कि स्वाभाविक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है। राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लेफ्टविच, ऑप्शन बी लॉसवेल, ऑप्शन सी क्रिक और ऑप्शन डी मिलेट। या किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी लॉसवेल। देखिए, लॉसवेल थे एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक। इनका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का, ऑप्शन बी आधार तथा अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर में अंतर का, ऑप्शन सी नेतृत्व के प्रश्न का और ऑप्शन डी आधुनिकीकरण करने वाले राष्ट्रों के अति विकसित स्वरूप का। हटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। किसका ध्यान नहीं रखा गया है इस सिद्धांत में, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, इसमें ध्यान नहीं रखा गया है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। देखिए, सैमुअल पी हटिंगटन एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक व सलाहकार थे। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ एवं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आदि इनकी सुप्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ और द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी मिल्स और ऑप्शन डी बर्नहम। किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए, जेम्स बर्नहम ने अपनी चर्चित कृति द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन जो कि 1941 में पब्लिश हुई थी में अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है। पर हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एवं अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। तो किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? जेम्स बर्नहम ने, और इनकी बुक थी
द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, जो कि 1941 में पब्लिश हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। आपके ऑप्शन ए हन्ना आरेंट, ऑप्शन बी थेडा स्कोलपॉल, ऑप्शन सी क्रैन ब्रिंटन और ऑप्शन डी हुबर्ट जॉनसन। या किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी क्रैन ब्रिंटन। देखिए क्रैन ब्रिंटन कौन थे? एक अमेरिकी विद्वान थे और इनकी जो प्रसिद्ध बुक थी वो थी द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने क्रांति के बारे में विविधता से वर्णन किया है और इनके अनुसार क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्रैन ब्रिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव संस्थावाद बल देता है। आपके ऑप्शन है संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर, ऑप्शन बी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर, ऑप्शन सी राजनीति में समूह सिद्धांत पर, ऑप्शन डी राजनीति पर अर्थशास्त्र हावी रहता है। नव संस्थावाद किस पर बल देता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर। देखिए जहां संस्थावाद व्यक्ति एवं समाज कल्याण के लिए तथा शांति कायम रखने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है, तो वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं पर अधिक बल देता है। यानी नव संस्थावाद संस्थाओं पर बल देता है और जबकि संस्थावाद व्यक्ति एवं समाज कल्याण के लिए तथा शांति कायम करने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है और नव संस्थावाद संस्थाओं पर बल देता है न कि व्यक्तियों पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेलीकार्ट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस, डी एफ.डब्ल्यू. रिक्स। तो आपको कूट की सहायता से अपना आंसर चूज़ करना है। तो आपके ऑप्शन ए में है केवल ए और बी, ऑप्शन बी में है बी और डी, ऑप्शन सी में है बी, सी और डी और ऑप्शन डी में ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी ये चारों ही जो विचारक हैं वो नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। यानी टेलीकार्ट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस और एफ.डब्ल्यू. रिक्स, ये चारों ही विद्वान नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। देखिए नौकरशाही के सिद्धांत को मैक्स वेबर ने लोकप्रियता के चरम तक पहुंचाया, लेकिन नौकरशाही सिद्धांत के कई आलोचक भी रहे हैं, जैसे टेलीकार्ट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस एवं एफ.डब्ल्यू. रिक्स। जैसे क्रोजियर के अनुसार नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों को सीखकर अपना व्यवहार दुरुस्त नहीं कर सकता, और रिक्स कहता है कि विकासशील देशों के अध्ययन में नौकरशाही का मॉडल प्रासंगिक नहीं है। तो ये चारों ही विद्वान जो थे वो नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से, ऑप्शन बी कैरियर की योजना बनाने तथा राजनीतिक समाजीकरण से, ऑप्शन सी दुर्खीम के सिद्धांतों का विस्तार करने से, ऑप्शन डी वेबर के सिद्धांतों का विस्तार करने से। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध किससे है? आपको इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर चूज़ करना है। देखिए जितने भी मैं वीडियो बनाती हूँ, प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ, इनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और विथ सॉल्व आंसर। तो आप लोग में इन वीडियोस के PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसका अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसे पिन कर दूंगी, पिन कमेंट में, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग ईजिली उस लिंक पे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDFs हैं और मेरे जितने भी वीडियो प्रैक्टिस सेट है उनका PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से मेरा इंस्टा की ID है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राजनीतिक विचारों के निर्माण प्रक्रिया से संबंध है राजनीतिक समाजीकरण का।
देखिए, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उसमें परिवर्तन किया जाता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है और तथा राजनीतिक प्रत्ययों के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण भी किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण का संबंध राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में असमर्थ था। ऑप्शन बी, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी। ऑप्शन सी, या किसी स्थान विशेष तक सीमित था। ऑप्शन डी, या शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। आपको बताना है कि व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यवहारवाद अल्पकालिक इसलिए था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। देखिए, व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था और व्यवहारवादी जो थे वो अति तथ्यवाद के शिकार हो गए थे। ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। तो ये अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसलिए व्यवहारवाद अल्पकालिक था। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असर्शन और रीजन का है कारण ये क्वेश्चन। तो अभिकथन है, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की संस्कृति के 72 ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः तर्क संगत था। तो आपकी कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर ए असत्य है। ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आपको बताना है कि ये जो अभिकथन और तर्क है क्या ये सही है। अगर ये सही है तो क्या ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, या ये अभिकथन सही है या तर्क गलत है, या फिर तर्क गलत है, तर्क सही है अभिकथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के 72 ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाया है, उनका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके द्वारा शेयर किए जाने से ये अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता है। तो जिसका भी सब्जेक्ट सिविक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, जो TGT, PGT, नेट GIC लेक्चर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझसे ज़रूर से शेयर करिएगा और शेयर करके बेल को आइकन को ऑल के सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।